इस वीडियो के अंदर अपन एडजेक्टिव मॉक 1 के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव टू नो इट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे इस सेंटेंस का पहले तो ये जानो कि मतलब क्या है, उसी से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या सीन है। देखो, एरर तो सिंपल सी बात है कि रमेश की दो क्वालिटीज की बात हो रही है, हैप्पियर होना और ग्रीव्ड होना, उनका कंपैरिजन। इसलिए जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज होती हैं तो ER वाले से नहीं मोर वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो मुझे लगता है सबको पता है, लेकिन पहले इसका मतलब जानो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो रमेश है, इसका बोलना नहीं चाहिए लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसका भाई एक्सपायर हो गया। ठीक है, इसका भाई एक्सपायर हो गया। अब होना तो क्या चाहिए, अगर किसी का भाई एक्सपायर हो तो उसको भैया दुख लगना चाहिए, उसको दुखी होना चाहिए। ये भाई खुश है, ये भाई खुश है कि अच्छा चलो ठीक है, सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हुई, है ना। तो उस केस में बोला जाएगा किसी को यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर, कोई इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि रमेश उस बात को जानकर, कोई बात होगी, मेरे एग्जाम्पल में इसके भाई की डेथ है, ठीक है, उस बात को जानकर खुश ज़्यादा था दुखी होने से। जितना उसको दुखी होना चाहिए था ना, जितना वो दुखी था उससे वो खुश ज़्यादा था। मेरी बात आई इसमें, होना तो चाहिए उसको दुखी लेकिन वो हो रहा है खुश। तो इसकी दो क्वालिटीज़ की, रमेश खुश भी है और दुखी भी है। दुखी अपने भैया, हाँ थोड़ा तो होगा कि भाई की डेथ हुई है, लेकिन खुश उससे ज़्यादा कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी मिल गई, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन होता है तो ER वाले से नहीं मोर वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जैसा कि आपको क्लास में कराया था। ठीक है, द टीम वॉन वेरी इजीली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। ये सेंटेंस वैसे नो एरर था, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन में भी लिख के दिया कि स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर कोई गलती नहीं है। होता क्या है, हमने वो क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ना, 100 रुपीज़ नोट नहीं रुपी नोट होगा, आईज सर्जरी नहीं आई सर्जरी होगा, हाँ क्या ना, पढ़ा था ना हमने। ऐसे जब एक नाउन के लिए दूसरा नाउन एडजेक्टिव की तरह से काम में लेते हैं तो उसका प्लूरल नहीं करते, आई सर्जरी करते हैं। तो बच्चे का मन करता है सर इवेंट, कौन सी इवेंट, स्पोर्ट्स वाली इवेंट, तो स्पोर्ट इवेंट कर देते हैं बच्चे। वर्ड ही स्पोर्ट्स है, इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आईज पॉसिबल है, आई लिखना और आईज लिखना दोनों वर्ड पॉसिबल है, इसमें स्पोर्ट वर्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका कोई प्लूरल मतलब सिंगुलर वर्जन कोई होता ही नहीं है, तो चांस ही नहीं है कि इसको उस टाइप पे ले जा सके। क्लियर होगी इतनी बात, इस पे आ जाओ। अब है तो ये वाला भी आसान कि दैन लगा हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन थोड़ा समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैसूर कौन से राज्य में आता है, कर्नाटका में आता है ना। तो दशहरा सेलिब्रेशन जो मैसूर में होंगे, दशहरा सेलिब्रेशन जो मैसूर में होंगे इस साल, वो भव्य होंगे। किससे भव्य होंगे, बाकी स्टेट के किसी भी और पार्ट में होने वाले, स्टेट के किसी भी और पार्ट में होने वाले जो सेलिब्रेशन है उनके कंपैरिजन में, ये कहना चाह रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहली बात तो स्टेट से कंपैरिजन नहीं हो रहा, पहली बात तो स्टेट से कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपैरिजन होना दशहरा सेलिब्रेशन से। ठीक, आपको कंपैरिजन करना है जो दशहरा सेलिब्रेशन मैसूर में होंगे उनका जो दशहरा सेलिब्रेशन और स्टेट के किसी और मतलब स्टेट के बाकी पार्ट में होंगे, कर्नाटका में और बहुत जगह है, जो बेंगलोर में होंगे, जो और XYZ। मान लो कर्नाटका स्टेट के अंदर 20 जगह दशहरा मनाया जाना है, तो ये कह रहा है कि मैसूर में जो दशहरा सेलिब्रेशन होंगे वो ज़्यादा भव्य होंगे और किसी भी पार्ट से। ठीक है, ये मैसूर भी खुद इसी में आता है तो अदर तो लगाना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कतें दो हैं, एक तो यहाँ पे ग्रैंडर आएगा, ठीक, क्योंकि दैन लगा हुआ तो ग्रैंडर आएगा। अब काफ़ी लोगों के मन में आता है ग्रैंडेस्ट से क्यों नहीं बना सकते। एक बात बता, अगर इसको ग्रैंडेस्ट से लिखना है तो फिर पता कैसे लिखना पड़ता, द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर विल बी द, या ऐसा कर लो दिस ईयर आर, जो इस साल है मतलब ऐसा कह लो, आर द ग्रैंडेस्ट इन द स्टेट। ये एनी अदर वदर ये कैसे लिख पाएगा, तो ग्रैंडेस्ट के साथ सोच, ये सब तो लिख ही नहीं पाएगा, तो फिर दो पार्ट में ऐड करना पड़ेगा, दो पार्ट में ऐड करना अलाउड नहीं है, तो फिर आपको दैन के अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके सही करना पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ पे ग्रैंडर आएगा, ठीक है, और दूसरी बात दैन के बाद यहाँ पे ग्रैंडर देन दोज इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशहरा सेलिब्रेशंस का कंपैरिजन दशहरा सेलिब्रेशन से होगा। तो दशहरा सेलिब्रेशन जो मैसूर में है इस साल वो भव्य हैं, किनसे,
जो दशहरा सेलिब्रेशन किसी स्टेट के किसी और पार्ट में। क्लियर हो गया? मैं एक बार देख लूँगा सॉल्यूशन में, मैं एक बार देख लूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन में मैंने दोज लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा होगा तो मैं ऐड करा दूँ। ठीक है, इस पर आ जाइए। अब आपने पढ़ा था कि लिटल आता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। तो लिटल और फ्यू से बनने वाले दो स्ट्रक्चर होते हैं, नो फ्यूअर देन और नो लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हज़ारों स्पेक्टेटर्स वेट कर रहे थे धोनी के बाहर आने का फील्ड में और अपना मास्टरफुल स्ट्रोक खेलने का। अब अपन कहते हैं ना 1000 से कम तो नहीं थे, नो फ्यूअर देन 10,000 स्टूडेंट्स, नो फ्यूअर देन दिस, कि इतने से तो कम नहीं थे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, ये काउंटेबल तो होंगे ऑब्वियसली, अभी तो 1000 लिख रखा है, तभी प्लूरल कर रखा है, हाँ क्या ना? तो यहाँ पे काउंटेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी थी, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा नो फीवर। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पर जी, लिटल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। अब यहाँ पे लिटल का तो मतलब होता है ना के बराबर, ये तो नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। क्या ये कहना है ना के बराबर सपोर्ट, तो नेगेटिव सेंस हो जाएगी। कहना क्या था, थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाती ना, अगर तुझे थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाती तेरे पेरेंट्स की, तो भैया तू दुनिया के टॉप तक पहुंच जाता, पक्की बात है। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस को कन्वे करना था, इसलिए लिटल नहीं, यहाँ पे अ लिटल आएगा। प्योर सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंट बात थी कि थोड़ी सी भी ये चीज़ हो जाती ना तो ऐसा हो जाता। पारुल इज 10 ईयर्स एल्डर देन। अब इसकी जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा, 99% बुक्स में हर जगह सारे टीचर्स में आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है, और पेपर में आपको भी यही करके आना है और कोई इलाज नहीं, क्योंकि सब जगह गलत टाइप हो गया। तो अब एसएससी वाले कोई ऑक्सफोर्ड की किताब तो पढ़ते नहीं, वो भी इन्हीं से टापेंगे और कोई इलाज नहीं है ना? पर ग्रामर के अनुसार बात ऐसी है बच्चे कि जो एल्डर शब्द है ना, ये कभी भी ऐसे लिंकिंग और के बाद ऐसे लगा के कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता। एल्डर शब्द को आप डिक्शनरी में टाइप करना, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा ओनली बिफोर अ नाउन। आप ऐसे कह सकते हो, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। एल्डर को नाउन से पहले लगा के यूज़ में लिया जा सकता है, एल्डर को ऐसे कभी लिंकिंग और के बाद कंपैरिजन के लिए यूज़ में नहीं लिया जा सकता। तो अगर ग्रामर की बात करें, इसमें क्या एरर था, तो ग्रामर के अनुसार इसमें एल्डर कट के ओल्डर होना था। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर भाई बहन के लिए तो एल्डर शब्द का प्रयोग होता है ना, लेकिन क्या करें, इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है। और ये किसने कहा कि ओल्डर का यूज़ इंसानों के लिए नहीं हो सकता? काफियों के भ्रम में ये भी होता है कि ओल्डर तो इंसानों के लिए नहीं आता। क्यों नहीं होता भाई? मिस्टर गुप्ता इज ओल्डर देन मिस्टर शर्मा, यहाँ पे एल्डर लगा दोगे क्या? तो ऐसा पहली बात तो दिमाग से भ्रम निकालो कि ओल्डर चीज़ों के लिए, मतलब ओल्डर इंसानों के लिए नहीं आता, ये दिमाग से भ्रम निकालो। और दूसरी बात, जो आप सिबलिंग वाली बात कन्वे करना चाहते हो तो इससे हो रही है ना, कि एल्डर लगा के पता चल रहा है सिबलिंग है, सिबलिंग तो यहाँ से आपने कन्वे कर दिया। तो ग्रामर के अनुसार यहाँ पे ओल्डर होना चाहिए था, लेकिन पेपर में आपको यहाँ पे एल्डर टू करके आना है और अपने पास कोई चारा है नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझो, यह बुक उतनी अच्छी है जितनी वो बुक अगर उससे अच्छी नहीं है तो। ठीक है, अब है क्या, मान लो दो स्टूडेंट हैं, एक टीचर से पढ़ता है, एक दूसरे टीचर से पढ़ता है। वो कह रहा है कि मेरे टीचर की वोकैब की बुक अच्छी है, वो कह रहा है मेरे टीचर की वोकैब की बुक अच्छी है। ठीक है, दोनों की काफ़ी देर बहस चलती रही। फिर उनको एहसास हुआ कि यार इस बहस के चक्कर में तो हमने 25 मिनट अपने ख़राब कर लिए। तो उन्होंने सोचा कुछ ना, उसमें से एक ने थोड़ी समझदारी दिखाई कि भैया कुछ ना कुछ बोल के बात ख़त्म करूँ जैसे तैसे, है ना? वो क्या कह रहा है, देख भाई सुन मेरी बात, ये जो मेरे टीचर वाली बुक है ना, ये वाली बुक बराबर अच्छी जरूर है। अगर तेरी वाली से अच्छी तो नहीं मान रहा ना, तो देख बराबर अच्छी जरूर है, कम मत कह यार, कम से कम इसको। ऐसे बोल के उसने बात खत्म करी। अब इसको जैसे हर जगह मेनली पढ़ाया जाता है, वहाँ तो सीधा बोल दिया जाता है कि एज गुड, सिम्बली लिखनी थी, सिम्बली हमेशा पूरी लिखी जाती है, यहाँ पे एज आना चाहिए था। ठीक है, ये तो मैक्सिमम बुक्स में आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे पढ़ा के निकल जाऊँगा तो आपके मन में काफ़ी डाउट बच जाएंगे। आप कहोगे सर एज गुड एज एक सिम्बली होगी, एक कंजंक्शन होगी, सिम्बली कंजंक्शन का काम करती है। इफ़ दूसरी कंजंक्शन होगी, है ना, ये दैन तीसरी कंजंक्शन होगी, 3 कंजंक्शन होगी, तो क्लॉज कितने होने चाहिए थे? 4। वर्ब पूरे सेंटेंस में आपको एक ही नज़र आ रही है, सर ये क्या हो रहा है? तो आप इसका पहले असली स्ट्रक्चर समझो और फिर उसकी जगह पे ये स्ट्रक्चर क्यों आया वो समझो, तब आपको ये थोड़ा और क्लियर नज़र आएगा। देखना इसका असली स्ट्रक्चर क्या है। इसका असली स्ट्रक्चर है, दिस बुक इज एज गुड
एज दैट वन कह लो या दैट बुक कह लो, एक ही बात है। लो मैं दैट बुक लिख देता हूँ एक बार के लिए, हालांकि नाउन को रिपीट नहीं करते, दैट वन लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीक एरर की कैटेगरी में आता है, ये एरर मार्क करते नहीं है इसको। यहाँ पे जैसे लिखा हो ना, दिस बुक इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट वन, लिखना बेहतर होता, लेकिन ये कोई एरर नहीं है। बुक लिख दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन वन लिखना बेहतर होता। इफ दिस बुक इज नॉट बेटर देन दैट बुक इज। रियलिटी में सेंटेंस ऐसा है, रियलिटी में सेंटेंस ऐसा है कि दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक, ये जो बुक है उतनी ही अच्छी है जितनी वो बुक है। यहाँ पे भी आगे इज वर्ब अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी आगे इज वर्ब अंडरस्टूड है। वो याद है, ही इज टॉलर देन आई एम अंडरस्टूड हो जाता था, वही बात है। दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक इज इफ दिस बुक इज नॉट बेटर देन दैट बुक इज। ये रियलिटी में ऐसा है कि ये बुक बराबर अच्छी है उस किताब के, अगर ये किताब बेहतर नहीं है उस किताब से। कि बराबर अच्छी जरूर है, अगर ये बेहतर नहीं, अगर बेहतर नहीं माने तो बराबर तो अच्छी जरूर है। ये सेंटेंस का मतलब है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मेरी बात थोड़ी समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूँ। अब इन्हीं दोनों बुक का कंपैरिजन यहाँ वाले पार्ट में, इन्हीं दोनों का यहाँ वाले पार्ट में, सेंटेंस एक ही है, दो सेंटेंस भी नहीं है, है ना। तो एक ही सेंटेंस में एक बात को दो दो बार क्यों रिपीट कर रहे हो? वो दिस बुक जब आपने वहाँ पे लिख दिया तो क्या इसको यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत है? यहाँ पे अब देखो, देन के बाद तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, देन पे तो सेंटेंस खत्म कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे अगर लिखना जरूरी है तो इस वाले पार्ट को अंडरस्टूड मान लो, और ये इस वर्ब तो हम जन्म जन्मांतर से अंडरस्टूड करते आ रहे हैं, हाँ क्या ना। तो बचा क्या देखना, तो बचा क्या, दिस बुक इज एज गुड एज, दिस बुक इज एज गुड एज इफ, ये वाला इज भी अंडरस्टूड हो, सॉरी कहाँ चला गया, ये वाला जो इज है, दिस बुक इज, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वहाँ पे आ चुका है तो मैंने इसको अंडरस्टूड कर लिया यहाँ से। यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर यहाँ पे आ चुका है तो यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। इफ नॉट बेटर देन दैट बुक, ये यहाँ से रिड्यूस होकर ये स्ट्रक्चर क्यों आ पाया, क्योंकि चीज़ें अंडरस्टूड हो गई। उन्हीं दोनों बुक्स का कंपैरिजन दो बार करना है। यहाँ एक बार सब्जेक्ट वर्ब लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लास्ट वाला ही सब्जेक्ट वर्ब क्यों नहीं लिख रहे ये वाला, क्योंकि यहाँ लिख दिया, हाँ कि ना। इसलिए यहाँ पे रिपीट करने को अवॉइड करने की वजह से स्ट्रक्चर बन गया। अब शायद आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो रहा होगा। देखो, हर चीज़ को अंडरस्टूड करने के पीछे एक रीज़न होता है कि ये वाली बात जो है ये लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, कोई कारण है। इसको मैंने ऐसे शौक से नहीं उड़ाया कि अच्छा ये टी अच्छा नहीं लग रहा, टी के साथ एच की जोड़ी नहीं जम रही, चलो उड़ा दो। लॉजिक है उसके पीछे। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले वाक्य में आ चुका है, ये लास्ट में लिखना जरूरी है तो यहाँ वाला ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन इसको लिखने के पीछे सिम्बली तो पूरी लिखेगा ना यार, सिम्बली तो कंजंक्शन का काम करती है, इसमें से कैसे उड़ा दोगे तुम। तो यहाँ पे आपको ये एज लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि यहाँ एक कंजंक्शन थी और यहाँ एक क्लॉज अंडरस्टूड हुआ है। क्लियर है। एरर मैंने भी वही बताया जो सारी दुनिया बताती है कि सिम्बली पूरी लिखे एज आएगा, लेकिन मैंने आपको इसका प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दिया जिससे आपको समझना आसान हो गया हो। इस पर ये ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज, ये सारे के सारे लड़के कॉलेज में आ गए हैं बिना किसी नॉलेज के, इंग्लिश की बिना किसी लैंग्वेज, इंग्लिश की बिना किसी नॉलेज के कॉलेज के अंदर आ गए। ठीक है। अब काफ़ी बच्चे पता क्या होते हैं, वो एरर ना रटते हैं। कहने का मतलब जैसे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिक्स कर देते हैं कि अच्छा हु दिखा है तो हु हुम वाला एरर होगा, टापो। फ्यू दिख गया तो लिटल और फ्यू वाला एरर होगा, टाप दो। लेकिन एक छोटी सी चीज़ सोचने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि यहाँ पे ये जो नॉलेज लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं आता, मैंने मान ली बात। लेकिन क्या यहाँ लिटल भी आ पाएगा? ये विदाउट नहीं दिख रहा आपको? विदाउट से पहले ही वाक्य नेगेटिव हो चुका है, लिटल तो फिर नेगेटिव होता है तो डबल नेगेटिव हो गया। अरे हाँ के ना। तो फिर यहाँ पे हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए, यहाँ पे हमें एक्चुअली ऐसा कोई वर्ड, यहाँ फ्यू और लिटल का एरर नहीं है, यहाँ पे एरर ये है कि विदाउट पहले ही नेगेटिव कर चुका है सेंटेंस को किसी चीज़ के बिना। तो यहाँ पे विदाउट का मतलब किसी चीज़ के बिना, लिटल का मतलब होता है ना के बराबर। तो यहाँ पे पता क्या मतलब कर दिया आपने, अगर यहाँ पे लिटल लगा दोगे, यहाँ पे ना के बराबर नॉलेज के बिना आ गए वो, ना के बराबर नॉलेज के बिना आ गए वो, ना के बराबर नॉलेज भी और के बिना भी, इसका मतलब ज़्यादा नॉलेज लेके आए हैं। आपने तो मीनिंग का ही अर्थ का अनर्थ कर दिया।
तो यहाँ पे दिक्कत फ्यू और लिटल वाली नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये कि लिटल आ गया तो अब एक न्यूट्रल वर्ड लगाना पड़ेगा, वो आ सकता है एनी, बिना किसी नॉलेज के, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एफर्ट्स, आके ना। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल वर्ड लगाना था क्योंकि विदाउट से ऑलरेडी चीज़ नेगेटिव हो चुकी है। क्लियर हो गया जी। तो ये थे अपने एडजेक्टिव मॉक 1 के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके उस 30 क्वेश्चंस में से जो हल्के फुल्के डाउट्स आए होंगे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ एक आध चीज़ बचती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप डाउट वाला नंबर है ही, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।